अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नया दिन रमजान स्पेशल। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब। मैं हूं महक असलम। तो प्रोग्राम के आगाज में आज हम बात करेंगे कतारों की। ये वो कतारें हैं जो कि हम सड़कों पे तो नहीं देखते, लेकिन जब हम देखते हैं तो हमें थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है कि हो क्या रहा है। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है तो आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं शायद इस चीज़ को ठीक कर सकूं, लेकिन हम ठीक करने की हिम्मत नहीं रखते। ये कतारें गाड़ियों वाली नहीं है जनाब, ये कतारें वो नहीं है जो ट्रैफिक जैम में हमें नजर आती है। ये इंसानी कतारें जिसकी हम बात करें। इफ्तार से पहले हम देखते हैं कतारें लगी होती है, सस्ते बाजार की कतार होती है, पकोड़े वाले की दुकान के पास हमें इंतहाई रश नजर आता है, ज़्यादा कतारें नजर आती है। हर कोई कहता है कि हम पहले ले लें, दूसरा कहता है कि हम पहले ख़रीद लें। जलेबी वाले के पास भी कतारें हमें नजर आती हैं, मिठाई वाली दुकान पर भी कतारें नजर आती हैं। कोरोना SOPs की वजह से बैंक के बाहर भी लोग लंबी कतारों में लगे होते हैं, लेकिन एक और कतार भी है जिसका जिक्र करना इंतहाई ज़रूरी है और हम ये जिक्र रोज़ाना की बुनियाद पे करते हैं। क्यों? ताकि जितने भी लोग हमें कैमरे के उस पर देख रहे हैं उनके अंदर थोड़ी सी इंसानियत जाग जाए। ज़ख़ीरा अंदोज़ों की कतारों की हम बात कर रहे हैं जो कि आजकल हमें हर जगह नज़र आते हैं। हराम खोरों की वजह से भी कतारें लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि लोग मजबूर होते हैं लाइनों में लग कर लेने पर चीज़ें, क्योंकि उन्हें चीज़ें मिलती नहीं हैं। सस्ता आटा हो, चीनी खरीदने के लिए बूढ़े पैर हम देखते हैं, बूढ़ी टांगें हम देखते हैं कि सख्त धूप और रोज़े की हालत में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर हमें लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आते हैं, सिर्फ 2 किलो चीनी की खातिर। अब चीनी का मैंने जिक्र किया तो आप समझ चुके होंगे कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों की वजह से जो कतारें लगती हैं वो कौन सी कतारें हैं। सिर्फ 2 किलो चीनी की खातिर घंटों माएँ अपनी बारी का इंतज़ार करती हमें नजर आती हैं, सिर्फ इसलिए कि ज़ख़ीरा अंदोज़ नाजायज़ मुनाफाखोरों की वजह से चीनी इतनी महंगी हो गई है कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए भी रमज़ान में इसकी ख़रीदारी करना मुश्किल हो गई है। और मसनूई तौर पर अशिया का रेट बढ़ाकर गरीब को तंग करने वाले ये याद रखें कि गरीबों की ज़बान ही नहीं, उनके रोंगटे भी बद्दुआ करते होंगे। हमारी इल्तजा है आपसे कि इस रमज़ान ये नाजायज़ मुनाफाखोरी छोड़कर अपना और अपनी फैमिली का हकीकी मुस्तकबिल संवारें जो आंख बंद होने के बाद शुरू होता है। एक और जानिब भी आज हम आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं। हम एहतजाज तो बहुत देखते हैं, कभी एहतजाज हो रहा है पानी पर, कभी मरदमशुमारी पर और कभी किसी सियासी मसले पर, लेकिन क्या हमने कभी एहतजाज इस पर किया कि नाजायज़ मुनाफाखोरी हो रही है, चलो आओ ज़रा एहतजाज कर लेते हैं? क्या कभी एहतजाज इसलिए किया कि मिडल मैन कीमतों को ऊपर नीचे करता है, चलो आओ इसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर लेते हैं? इसके ख़िलाफ़ एहतजाज कोई नहीं करता। क्या कभी हमने मसनूई महंगाई करने वालों के ख़िलाफ़ भी एहतजाज किया है? क्या हमने ऐसे लोगों को समाजी बॉयकॉट का सामना करने पर मजबूर किया जिनके बारे में हम जानते हैं कि वो हराम खोर हैं, चोर हैं, मजलूम का हक मारने वाले हैं? यकीनन वो लोग मेरे और आपके मोहल्ले में ही रहते हैं, हमारे आसपास ही होते हैं, और उनका बॉयकॉट करने के बजाय हम देखते क्या हैं कि उनसे ताल्लुकात बनाने के लिए हर तरह की कोशिशें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि मालदार हैं वो, क्योंकि पैसे वाले हैं वो, असर रसूख वाले हैं वो। यहाँ बतौर कौम हमें अपने अंदाज़ पर गौर करने की ज़रूरत है। ये मैं फोकस क्यों कर रहा हूँ कि अपने अंदाज़ पर गौर करने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं। आज का पैगाम हम आपको दिखाते हैं, तब आप समझ पाएंगे कि किसकी बात हम कर रहे हैं और क्या बदलना है हमें, किस रवैये की बात कर रहे हैं, किस बात की तरफ इशारा है। अरे भाई, एक तो ये लाइट भी ना हर वक्त जाती रहती है। सियासतदानों को कब गैरत आएगी? पता नहीं ये हुकूमत हम पर अजाब बनकर कहाँ से आ गई है। मैं किसी को भी वोट नहीं देती। बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं कहते। और जब आपने वोट ही नहीं दिया तो आप हुकूमत को बुरा ना कहें। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम पर वैसे ही हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे जैसे तुम्हारे अमाल होंगे। हमें दूसरों पर तनकीद करने के बजाय अपने अमाल ठीक करने चाहिए। जब तुम अमूमी गुनाहों में मुब्तला हो जाते हो तो मैं ऐसे हुक्मरान लाता हूँ जो तुम्हारा खून चूसते हैं। वो तुम्हारे मालदारों के माल को छीनेंगे और गरीब लोगों पर जुल्म करेंगे। तुम इस मौके पर हुक्मरानों को गाली मत देना, ना ही उन्हें बुरा भला कहना, बल्कि मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाना और अमूमी गुनाहों से तौबा कर लेना, तो मैं तुम पर मेहरबान हो जाऊं और तौबा कबूल कर लूंगा।
तो जनाब, हमने ये आपको वीडियो दिखाई, इसमें आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपने आप को ठीक करें, अपना एहतसाब करें, अपने गिरेबान में झांकें कि हम खुद क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि जिस तरह की आवाम होगी उस तरह के हुक्मरान होंगे, तो ये ज़रूरत है कि हमने ख़ुद को ठीक करना है। कब तक हुक्मरानों को हर चीज़ का ज़िम्मेदार हम करार देते रहेंगे? कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की अगर हम बात करें, हम खुद तो खिलाफ वर्जियाँ करते हैं, हम हुकूमत को ज़िम्मेदार कह देते कि हुकूमत ये चीज़ नहीं कर रही, हुकूमत वो चीज़ नहीं कर रही, इसलिए हालात बिगड़ते जा रहे। ऐसा नहीं है, हम सबकी इनफरादी ज़िम्मेदारी है जिसको हमने अदा करना है। मस्बत केसेस की शरह इंतहाई तेज़ी से ऊपर जा रही है। कुछ डेटा हमारे पास है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मर्दान में 33%, पेशावर में 26%, लाहौर में 27%, मुल्तान में 21%, रावलपिंडी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 28%, और अगर कराची जैसे बड़े शहर की बात करें तो यहाँ पर 13%, और सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद का जब जिक्र आता है तो वहाँ पर 15% हम ट्रांसमिशन रेट देखते हैं। मामलात हाथ से निकल जाएं, इसलिए असद उमर ये कह रहे हैं कि अगर मामला ठीक करने हैं तो अपने आप को भी ठीक करें। जुम्मे को नए फैसलों और नई बंदिशों का ऐलान होगा। वो ये भी कह रहे हैं कि आखिरी मौका है कि एहतियात ना की तो बड़े शहर, अब आप अपने जहन में ये बिठा लें कि बड़े शहर कौन कौन से हैं। उसमें आपका भी शहर शामिल हो सकता है, आपके रिश्तेदारों का भी शहर शामिल हो सकता है। तो अगर ये शहर बंद करना पड़ जाते हैं तो हालात कितने ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे। हमने आज NCOC के अंदर जो ये सूरत हाल का रिव्यू किया है, उसके अंदर हम मज़ीद कुछ हमने फ़ैसले सजेस्ट किए हैं। सूबों के साथ इनको शेयर किया जाएगा और अगले 1 या 2 दिन के अंदर जुमे के रोज़ प्रॉब्ली जो है हम ये फ़ैसले अनाउंस भी कर देंगे। इसके अंदर मज़ीद बंदिशें बढ़ानी पड़ेंगी। मैं आपको बिल्कुल वाज़े कर दूं कि जिस सतह के ऊपर इस वक्त वबा का फैलाव है, जिस तेज़ी से इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर हमारे मरीज़ आ रहे हैं, ऑक्सीजन के ऊपर ज़ोर पड़ता जा रहा है, अगर इस वबा का ज़ोर हमने अभी फौरी तौर पर नहीं तोड़ा और इसमें कमी नहीं लाए, कोई हमारे पास चॉइस ही नहीं रह जाएगी। आपको बड़े बड़े शहर जो हैं खुदा न खास्ता बंद करने पड़ेंगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह करे कि हम अब भी सोच लें, एहतियात कर लें, क्योंकि एहतियात नहीं करेंगे तो वाकई हालात बेकाबू होते चले जाएंगे, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से कुछ मुल्कों में हुए हैं। ज़्यादा दूर ना जाइए, सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया देख लीजिए, वहाँ डेली लाखों नए केसेस आ रहे हैं, वहाँ पे हालात बहुत बेकाबू हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब, और अब ज़रा बात करते हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल की। के लिए आज़ाद मुल्क का ख्वाब देखने वाले मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल, इनको हमसे बिछड़े आज 83 बरस बीत गए। उन्होंने फ़ारसी और उर्दू ज़बान में शायरी से लोगों को अंधेरे से उजाले की राह दिखाई। इकबाल की मजमूए कलाम बाले जिब्रील, बांगे दरा, कुलियात इकबाल, मस्जिद कुर्तबा, ज़ौक़ व शौक़ अब भी मकबूल है। अल्लामा इकबाल इंसानी इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ थे और चाहते थे कि इंसान रंग, नस्ल और मज़हब की तफरीक के बग़ैर एक दूसरे के साथ अच्छा रवैया रखे। आपने अपनी तमाम उम्र मुसलमानों में बेदारी और एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करने की कोशिश जारी रखी। यही वजह थी कि उन्हें शायर मशरिक़ कहा जाता है। शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को उनकी जो शायरी है वो अहले पाकिस्तान ही नहीं बल्कि आलम इस्लाम के लिए भी बहुत बड़ी ज़रूरत है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 21 अप्रैल 1938 को दुनियाए फ़ानी से हमेशा के लिए कूच कर गए, लेकिन आज भी दुनिया उन्हें उनकी तहरीरों और अशार के ज़रिए खिराज अक़ीदत पेश करती है। जान मेहरबान कदरदान मेरी जान, बस आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। हाँ तो जरा कान और दिल की खिड़कियां खोल कर खूब गौर से सुनिए। बात यह है भैया कि हरामखोरों की आ रही है शामत। अब न बचेंगे आवाम को नाजायज महंगा बेचने वाले, क्योंकि पीछे आ रहे हैं उनके समा वाले। फिर न कहना मियाँ कि खबर ना हुई। सलाम अलैकुम। तो जनाब, ये आपने देखा, और प्रोग्राम में हमें इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन किरण नाज भी ज्वाइन कर चुकी हैं, जो इस रमज़ान में मुआशरे के उन पहलुओं पर नज़र हमारी डलवाएंगी और उसका जिक्र करेंगी जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं, और वो हमारी डिक्लाइन की वजह है। आज किरण नाज का क्या पैगाम है आपको दिखा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज जिससे पूछो हालात कैसे हैं, 60% लोगों का जवाब एक सा होता है कि बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। महीने के बाद घर में 30,000 आ रहे हों या 3 लाख आ रहे हों, सबके हालात एक जैसे क्यों हैं? क्या कभी हमने ये सोचा है? क्या कभी आपने ये सोचा है? पहली वजह तो ये नाज़रीन कि हम शुक्र नहीं करते।
क्योंकि हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखते हैं, कमतर की तरफ नज़र ही नहीं जाती हमारी। याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाता है कि अगर तुम उसका शुक्र अदा करोगे तो वो तुम्हारी रोज़ी में बरकत अदा कर देगा। दूसरा, हम जो माल कमा कर लाते हैं, क्या कभी उस पर हमने गौर किया है? यकीनन सुनने वाले कहेंगे कि हम चोरी नहीं करते, छीन कर नहीं लाते, डाका नहीं डालते, हक हलाल कमाते हैं। लेकिन क्या नाज़रीन, उसी हक हलाल में आपने कभी सोचा है कि आप दफ्तर के वक्त में 10 मिनट की नमाज के लिए आधा घंटा नहीं लगा देते हैं? क्या आप खाना खाने के नाम पर आराम करने के बहाने नहीं ढूंढते फिरते? क्या आप बाथरूम में बैठकर काम का वक्त मेकअप में ज़ाया नहीं करती ख्वातीन? चलिए छोड़िए इन बातों को। क्या आप जानबूझकर मिलावटशुदा बेसन नहीं बेचते हैं? क्या आप अपना ख़राब माल ना तजर्बेकार ग्राहक को नहीं बेच देते हैं? क्या आप बीमार जानवर का गोश्त नहीं बेचते हैं? क्या आप पेट्रोल बढ़ने के बहाने किरायों में लोगों से इजाफी पैसे नहीं वसूल कर लेते हैं? क्या आप सिर्फ़ और सिर्फ मामूली से चंद रुपयों की खातिर किसी मजलूम को किसी झूठे केस में जेल में नहीं डलवा देते हैं? क्या आप पैसों के खातिर मरीज़ को मखसूस कंपनी की गैर ज़रूरी दवाइयाँ लिख कर नहीं दे देते हैं कि आपका अपना प्रॉफिट बन रहा होगा? अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो 3 लाख कमा लीजिए क्या या 30 लाख कमा लीजिए, रिस्क में फिर भी बरकत नहीं होगी। फिर आप चाहे कितनी ही दुआएं कर लें, सदक़ात दे दें, इसके कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हराम खाने वाले की इबादत और नमाज कबूल नहीं होती। एक और हदीस में बयान फरमाया है कि हराम माल का कोई सदका कबूल नहीं होता। अलमान अल हफीज़, कम कमा लें लेकिन हलाल कमाएं, उसमें बरकत है। हलाल कमाए हुए नाज़रीन 30,000 90,000 रुपयों पर भारी है। क्योंकि हराम जो है ना, वो शराब की तरह है, सड़क पर उस पानी की तरह है जो दूर से नज़र आता है कि बहुत सारा है, लेकिन जब करीब पहुँचते हैं तो वहाँ जाकर पता चलता है कि तो सिर्फ़ और सिर्फ नज़र का धोखा था। तो ख़ुद को धोखा मत दें, अहद करें, मैं अहद करती हूँ, आप मेरे साथ अहद करें कि इस रमज़ान हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल जलाल के लिए हलाल नहीं छोड़ेंगे, बल्कि वो काम जो मालिक ने हराम करार दिए हुए हैं वो भी छोड़ देंगे। अहद करें कि झूठ बोलकर, ख़राब माल बेचकर, नौकरी में वक्त ज़ाया करके नहीं कमाएंगे। आखिर में एक हदीस सुनाना चाहती हूँ, उम्मीद है कि इससे हलाल कमाने वाले की अहमियत, उसकी वैल्यू वाज़ेह हो जाएगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रिज़्क़ हलाल कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है, तो फिर अल्लाह के दोस्त बने। होशियार होशियार होशियार, एक अहम ऐलान नोट फरमाएं। अगर आप मिलावट, नाप तोल में कमी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं तो समा आ रहा है आपके पीछे। समा आ नहीं रहा, समा आ गया है। समा हर जगह आ रहा है, जहाँ जहाँ से ऐसी खबरें मौसूल होती हैं कि वहाँ पर हो रही है हराम खोरी। अगर कोई कहता है कि नहीं भैया वो तो हराम खोरी नहीं कर रहे, कोई दुकानदार ये कहता है कि वो तो सरकारी रेट से भी कम रेट पर दूध बेचते हैं, तो हम भी बड़े हैरान हो जाते हैं सुनकर के भैया कौन है ये दूध वाला जो सरकारी नर्ख से भी कम नर्ख पर दूध बेच रहा है। एक दूध वाला मिला हमें, कहना का ये दूध फरोश था, 1 लीटर दूध 70 रुपये में बेच रहा था। हैरान हम भी हो गए, परेशान हम भी हो गए, कैमरा लेकर पहुंच गए वहां पर। मालूम ये हुआ कि कौम की खिदमत नहीं कर रहे, दूध में मिलावट कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदा शाहीन मशाल वहां पर गई, रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना जहां हमें नेकियां समेटने का मौका देता है, वहीं कुछ मुनाफाखोर इस बाबरकत महीने में मिलावट करके पैसे समेटने के चक्रों में होते हैं। ये मुनाफाखोर कौन है, आइए जरा इनको बेनकाब करते हैं। दुकान का नाम अल्लाह और अल्लाह के बंदों से ही धोखा। जनाब, कहना का ये दूध फरोश 70 रुपए किलो दूध बेचता है, यानी हुकूमती रेट से 20 रुपए सस्ता। मगर ये साहब दूध में पानी मिलाकर ये कमी अच्छे से पूरी कर लेते हैं और पकड़े जाने पर खुदा याद आ जाता है। गवर्नमेंट का रेट 90 रुपए है, तो आप 70 रुपए किलो क्यों बेचते हैं? भाजी इसलिए बेचीदा भी इतने गरीब आम नहीं इन्ने पैसे भर सकती। उसमें मिलावट कर लेते हैं, उसमें पानी डाल लेते हैं। नहीं मिलावट पानी भाजी भाई पैंदा तो ही सस्ता बेचीदा 70 रुपए किलो। आपको बिल्कुल भी ख्याल नहीं है कि रमजान के महीने में मिलावट कर रहे हैं? चलो बाजी गलती हो गई, माफी चाहते हैं।
अब इसी मोहल्ले की दूसरी दुकान को ले लीजिए, नाम है बिस्मिल्लाह दूध शॉप और दीवारों पर मिलावट और केमिकल से पाक इश्तिहार भी। मगर ग्राहकों को धोखा देने में ये भी किसी से कम नहीं। फूड अथॉरिटी ने छापा मारकर दूध टेस्ट किया तो इस कदर मिलावट निकली कि हजारों लीटर दूध जाया कर दिया गया। आंदा अभी इंशाल्लाह नहीं होगा, रेट 100 रुपए करेंगे और दूध भी अच्छा बेचेंगे इंशाल्लाह। तीसरी दुकान है हाफिज साहिब, जो रोजाना 4 से 5 मन दूध तो बेचते हैं, मगर दूध में से सारी गजाइत निकाल कर। और दावा क्या करते हैं, जरा मोहल्लेदारों से सुन लीजिए। ये तो कहते हैं हमारा दूध बहुत अच्छा है, अगर गलत साबित हो जाए हम लाख रुपए नाम देंगे। फूड अथॉरिटी की टीम ने जहां भी कार्रवाई की, दूध में मिलावट निकली। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक रोजाना तकरीबन 17,000 लीटर मिलावट शुदा दूध तल्फ किया जाता है और ये सेहत के लिए कितना खतरनाक होता है वो भी सुन लीजिए। कैंसरस हो सकता है, बिनाई इससे जा सकती है, अल्सर के इससे शिकायत आती हैं, स्टमक से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट के प्रॉब्लम्स, वो इससे जनरेट हो सकते हैं इस मिलावट से। सफेद दूध का काला धंधा हर शहर में जारी है और बाजार तो खालिस कहकर दूध बेचते हैं, मगर मिलावट करके धोखा देने में इनका कोई सानी नहीं। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। ये तो हमने दिखा दिया कि वहाँ पर दूध में किस तरह से मिलावट हो रही है। दुकान का नाम अगर बिस्मिल्लाह हो, अल्लाह हो, हाफिज वाले की दुकान हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपना किरदार बदलना होगा, अमाल पे नज़र डालनी होगी। ये तो हमने एक कहानी आपको दिखाई, अब क्यों ना हम मिर्च कहानी भी आपको सुना दें। बिल्कुल, और मिर्च, लाल मिर्च की कहानी है जो कि हर घर में इस्तेमाल होती है, इसके बगैर तो खाना नामुकम्मल हमें लगता है। खेतों से 20 रुपए फी किलो का सफ़र शुरू करने वाली ये लाल मिर्चें आम सारिफ तक पहुंचते पहुंचते कैसे 1000 रुपए तक की हो जाती है। आसिफ बलोच हमें मुल्तान से बताएंगे। सुर्ख मिर्च लाल मार्केट में 900 रुपये, 1000 रुपये, 1100 से कम है ही नहीं। लाल मिर्च जो अच्छी वाली जो है वो 1000 रुपये से लेकर 1100 रुपये तक है। अच्छी लाल मिर्च आप जहाँ से भी लेंगे आपको कम से कम 1000 रुपये से ऊपर ही मिलेगी, 1000 से नीचे नहीं मिलेगी। लाल मिर्चों का ये रेट नहीं होना चाहिए। अब मैं जो आपको बताने लगा हूँ, ये सुनकर आपका रंग लाल हो जाएगा। सबसे पहले चलते हैं मिर्चों के बागात में। यहाँ का किसान 800 रुपए फी मन यानी 20 रुपए किलो के हिसाब से कुंदरी या देसी मिर्च बड़े आड़ती को बेचता है। रेट हमें जो मिल रहा है इसका मिर्चों का फी किलो ज्यादा से ज्यादा 20-25 रुपए किलो मिल रहा है। ये मिर्चें अब सुखाई जाएंगी, जिसके बाद इनका वजन आधा रह जाएगा। फिर इन मिर्चों को पीसा या कूटा जाएगा, जहां 1 किलो के 10 रुपए वसूल किए जाएंगे। 400 रुपये मन की पिसाई लेते हैं। अगर ये पिसाई हो तो मन पीछे 2 किलो कम हो जाती है तकरीबन। फिर गोदाम से मिर्चें गला मंडी की तरफ रवाना की जाएंगी। 40,000 किलो मिर्चों की ट्रांसपोर्ट का खर्चा 8,000 रुपए आएगा, यानी 5 रुपए फी किलो मजीद बढ़ा लें। इस तरह मंडी में आड़ती को पिसी हुई मिर्च तमाम अखराजात के बाद 300 रुपए तक पड़ जाती है। यूँ एक बड़े आड़ती ने मिर्च को 500 रुपए फी किलो बेचकर 200 रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमा लिया। किसान से हम लेके आते हैं मिर्चें और फिर सुखाते हैं, फिर हम पिसवाते हैं ना, तो फिर हम 500 रुपए किलो देते हैं मिर्चें तो छोटे दुकानदारों। यहाँ एक और आड़ती की एंट्री होती है जिसे छोटा आड़ती कहा जाता है, जो 500 रुपए की खरीद कर 800 रुपए की किलो मिर्च दुकानदार को बेचता है। 800 रुपये 900 रुपये मिर्च बेच रहे हैं, हमें तो सिर्फ ये 50 रुपये किलो के पीछे पड़ता है ना। कुंदरी मिर्च जो है रिटेलर को हम सेल कर रहे हैं 900 रुपये 1000 रुपये किलो तक की। पीछे से जो है परचेजिंग जो है वो हमारी बहुत कॉस्टली हो जाती है। दुकानदार अपना मुनाफा जोड़कर 1000 रुपये तक ये मिर्च बेच देते हैं। 320 रुपये किलो मिर्च 920 रुपये किलो हो गया और एक बार अब रेट बढ़ गया, वो दोबारा नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। यूं 20 रुपए से शुरू होने वाली मिर्च हर एक के मुनाफे में पिसने के बाद शहरियों को 1000 रुपए फी किलो की पड़ती है। लालच की कहानी यहीं नहीं रुकती, इसमें तरह तरह की मिलावट भी की जाती है जो इस मुनाफे से भी ज्यादा है। कैमरा टीम के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। जो ये मुनाफाखोरी करते हैं और इस तरह से हराम माल बनाते हैं, वो शायद भूल जाते हैं कि जब मौत उन्हें आ घेरेगी तो फिर उसके बाद जो उनकी
वो ज़िंदगी शुरू होगी जो कि फ़ानी नहीं है, उसमें वो क्या जवाब देंगे? आगे बढ़ते हैं, एक जवाब तलब किया गया है। इस जवाब की बात करते हैं। शाहिद हक्कान अब्बासी को स्पीकर कौमी असम्बली से बदतमीज़ी महंगी पड़ गई है। स्पीकर असद कैसर ने साबिक वज़ीर आज़म को इजहार वजू का नोटिस जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में जो मनासिर थे वो भी हमने आपको दिखाए और इसमें कहा यह गया कि साबिक वज़ीर आज़म ने असद कैसर से बदतमीज़ी की है। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे उस्मान खान ने हमें ज्वाइन किया। उस्मान, बताएगा मतन क्या है? जी बिल्कुल, ये कौमी असम्बली के क़वायद ज़वाबत 21 के तहत जो है वो लेटर जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि शाहिद हक्कान अब्बासी ने ऐवान में मुसलसल स्पीकर की हिदायत को नज़रअंदाज करने और गैर पार्लिमानी रवैया इख्तियार किया गया है। शाहिद हक्कान अब्बासी के तर्ज अमल से असम्बली की कार्रवाई को आसानी से चलाने में रुकावट पैदा हुई है। साथ ही साथ इस खत में ये भी कहा गया है कि शाहिद हक्कान अब्बासी ने अपने तर्ज अमल से कौमी असम्बली की कार्रवाई में खलल पैदा किया और कार्रवाई में रुकावट डालकर स्पीकर के मनसब का तमस्खुर उड़ाया गया है। खत में कहा गया कि शाहिद हक्कान अब्बासी नोटिस मिलने पर 7 दिन में माजरत करें और अपनी पोजीशन वाजे करें, और अगर उन्होंने मुकर्रर वक्त में जवाब दाखिल ना किया और अपने दिफा में, तो ये समझा जाएगा कि वो अपने दिफा में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तो ये बाकायदा तौर पर नोटिस जो है वो उन्हें जारी कर दिया गया है। उस्मान, शुक्रिया, आपने अपडेट किया। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। कुछ बात कर लेते हैं कराची के मौसम की। तो कराची वाले तैयारी करें क्योंकि शहर में जुम्मे से गर्मी में इजाफे का इम्कान है और पारा 40 तक जाने का भी कहा जा रहा है। पारा 40 डिग्री तक जाएगा तो क्या हाल होगा कराची का, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो यकीनन जो रोज़ेदार हैं उन्हें थोड़ी सी मुश्किलात होगी। साथ साबरी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते। साथ बताएगा मौसम का हाल बताने वाले क्या बता रहे हैं, जुम्मे तक मौसम कैसा रहेगा और फिर जुम्मे के बाद क्या सूरत हाल हो सकती है? जी हाँ बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। 23 अप्रैल से जो है वो कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है और ये जो इजाफा है ये 23 अप्रैल जुमे से लेकर इतवार 25 अप्रैल तक बरकरार रह सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस दौरान शहर का जो दर्जा हरारत है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा। जो समुद्री हवाएं हैं वो भी बंद रहेंगी। मगर अगर इसके बरक्स हम इस वक्त कराची की मौजूदा सूरत हाल की बात कर लें मौसम की, तो इस वक्त दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 51% तक है। अब देखना यह है कि 23 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक जो पेशगोई की गई है महकमे मौसमियात की जानिब से, उस दौरान कराची का मौसम किस हद तक खुशगवार या गर्म रहता है। जी शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बात जब मौसम की हो रही है तो ऐसे में सिंध के जो दीगर शहर हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्योंकि कुछ शहरों से खबरें आती हैं कि बारिश हुई है, मौसम कुछ बेहतर हो गया। और अगर हम इसी मुल्क के ज़रा नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएं तो वहाँ तो मौसम बहुत ही दिलकश, बहुत ही सुहाना है। कहीं पर बर्फ़बारी भी हो रही है, कहीं पर बारिश भी है। यानी यूँ कह सकते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में पाकिस्तान के कुछ शहरों में के मकीनों के रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, लेकिन कराची वालों के लिए थोड़ा टफ़ है। यहाँ पर क्या बारिश होगी कि यहाँ पर हम उम्मीद रखें कि ईद से पहले कुछ मौसम बेहतर होगा? इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे वेदरमैन जवाद मेमन ने। जवाद भाई, कैसे हैं आप? जी शुक्रिया, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो ठीक हैं। मौसम से मुताल्लिक बताइए, मौसम कैसा है कराची का? आज सुबह लगता था ज़्यादा गर्म हो गया है, पिछले 3-4 दिन तो कुछ बेहतर थे, हवा चल रही थी, बट आज सुबह बहुत गर्मी थी। जी शेख भाई, कुछ ऐसे ही है क्योंकि इस वक्त जो है वो एक फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है बलूचिस्तान रीजन पे मौजूद है। तो अगेन कराची की जो सी ब्रीज हैं, जो हमारी लाइफ लाइन है, वो पिछले 1 से 2 दिन से जो है वो कट ऑफ है। करीब 3 से 4 दिन जो है ये कट ऑफ रहेंगी। जबकि जैसा अभी आपने रिपोर्ट में भी अपडेट किया कि जुम्मे से जो है एक शॉर्ट टर्म वेव जो है वो एक्सपेक्टेड है। काफी हॉट टेम्परेचर रहेंगे, ये 39, 40, 41 तक जो है वो शहर के कुछ इलाकों में टेम्परेचर जा सकता है। 3 से 4 दिन तक ये कंटिन्यू रहेगी वेव। अच्छा, ईद से पहले ये एक ही हीट वेव है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या हम कोई और हीट वेव भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए फिलहाल तो ये हीट वेव है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आपको रमजान से पहले ही हमने कुछ प्रेडिक्शन खत्म हुई थी और रमजान जो है ये एक और वेव स्टार्ट हुई है। इसकी वजह अगेन यही है कि बैक टू बैक जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है पाकिस्तान का इस वक्त। मैं आपको बिल्कुल रियल टाइम अपडेट्स मैं आपको बताऊं तो इस वक्त कराची के नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है वो कुछ वीक थंडर क्लाउड्स बन रहे हैं। बैरिया टाउन के आसपास जो है वो कुछ थंडर क्लाउड्स बनने का, बारिश होने वाली है। कुछ बारिश के हवाले से अभी कुछ मुश्किल है, लेकिन उन एरियाज में जो है इस वक्त रियल टाइम में अपडेट ये है कि थंडर क्लाउड्स बनना शुरू हो गए हैं। अब ये कितना इंटेंसिफाई होते हैं और कहाँ कहाँ बारिश बरसाते हैं, ये मजीद कुछ टाइम अभी इसको देखने में लगेगा।
ठीक है। अच्छा जवाद, ये भी बताएं कि अगर हम ज़रा कराची से निकल जाएं और पंजाब का रुख करें तो वहाँ पर मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी? मैदानी इलाके पंजाब के और जो पंजाब के बाद वाले इलाके हैं वहाँ पर, जैसे कि इस्लामाबाद है या मरी है, वहाँ पर तो मौसम ठंडा है। क्या ठंडा ही रहेगा या गर्मी का जो है ज़ोर, वहाँ पर अब गर्मी अपना ज़ोर दिखाना शुरू करेगी? मैं फिलहाल तो जो है अगले कुछ दिन तक जो है मौसम इसी तरह रहेगा, क्योंकि आगे ये जो सिस्टम मौजूद है इन इलाकों में काफ़ी सारे एरियाज में जो है बारिशें हैं, ज़्यादाबारी है। ऊपर नॉर्दर्न एरियाज में जो है वो पहाड़ों पर बर्फबारी चल रही है, लेकिन अगले 24 से 36 घंटे बाद ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक और स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है एक्सपेक्टेड है तकरीबन 25 से 26, 27 अप्रैल के आसपास। तो वो अगेन इन एरियाज को इफेक्ट करेगा, अगेन बारिशें आएंगी। जबकि कराची वालों के लिए एक लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, एक तरीके से आप एक छोटी सी गुड न्यूज भी कह सकते हैं। फिलहाल इसमें लॉन्ग रेंज तो पॉसिबल है कि अप्रैल के बिल्कुल एंड में या मई के फर्स्ट वीक में जो है एक काफी रेयर और एक काफी ताकतवर सिस्टम जो है वो आता हुआ नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि कराची समेत के अक्सर इलाकों में जो है वो काफ़ी बारिशें हो सकती। ठीक है, हो सकता है जनाब इस महीने के इख्तिताम में कराची वालों पर भी रहमत बरसे, यहाँ पर भी बारिश हो, लेकिन इस वक्त जहाँ का मौसम जैसा है कुछ दिन शायद वैसा ही रहेगा। जवाब भी थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप और हमसे इस मौसम से मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे, अब अपने इस झंडे की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का झंडा जिसमें सफ़ेद रंग नुमाया है और वो अक्सरियत की नुमाइंदगी करता है, अक्सरियत की नुमाइंदगी करता है, अकलियत की नुमाइंदगी। और ये सफ़ेद रंग जो है ये इसीलिए ताकि बताया जाए कि हमारे झंडे में भी अकलियत को कितनी ज़्यादा इज्जत दी गई। एग्जैक्टली। और अगर हम इसकी बात करें कि अक्सरियत हो या अकलियत, ज़ाहिर है सबका है, पाकिस्तान है। और जब सब मिल के आगे बढ़ते हैं तो फिर तभी पाकिस्तान भी तरक्की करता है। टैलेंट हो तो आप हर शोबे में नाम कमा सकते हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल सिंध पुलिस में पहली हिंदू खातून DSP की तैनाती है। मनीषा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास करने के बाद सिंध पुलिस का हिस्सा बन गई है। यकीनन इनके सन की कम्युनिटी के अलावा ये पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ख़वातीन आगे बढ़ रही हैं। ख़वातीन जो है हर दौड़ में हमें सबसे ज़्यादा आगे नज़र आ रही हैं, लड़कों को पीछे छोड़ रही हैं। एग्जैक्टली। इससे पहले भी देखा हमने महक के 2019 में उमरकोट की पुष्पा कुमारी, इनको पाकिस्तान में पहली हिंदू खातून ASI के ओहदे पर मुंतखब किया गया था। अगर स्टार्ट्स हम देखें तो पाकिस्तान में हिंदू आबादी 55 से 80 लाख के दरमियान है और सिंध के शोबे सेहत में तकरीबन 30% हिंदू डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है। इसमें ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद है और दीगर शोबों में भी अब हम देख रहे हैं कि हिंदू ख़वातीन के आगे आने का रुझान बढ़ रहा है। ख़ुद मनीषा रुपेता की अगर हम बात करें, इन्होंने मेडिकल का पेशा छोड़कर पुलिस ऑफिसर बनने को तरजीह दी। पुलिस की जानिब आने की इनकी ये ख्वाहिश थी, वजह क्या रही इस पर हम बात करेंगे। हमें मनीषा रुपेता ने ज्वाइन किया इन स्टूडियो। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। 2019 में एग्जाम्स, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2019 रिजल्ट्स अभी अनाउंस हुए 13 अप्रैल को, राइट? पहले तो मुझे बताएं कि जब अनाउंस हुआ तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप 16th नंबर पर आएंगी? आई थिंक आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि मेरिट नंबर 16 होता है, बिकॉज जब आप कमीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, तो यू आर नॉट सर्टेन। मतलब हम उस उम्मीद शहर की आरजू लेके काम तो करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन व्हेन ड्रीम्स कम ट्रू तो ऑब्वियसली वी डोंट बिलीव इट। मुझे अभी भी याद है जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो मैंने अपनी फैमिली के हर मेंबर को 10 बार दिखाया ये मेरा ही नाम है, ये मेरा ही नाम है। तो उन्हें यकीन नहीं आ रहा था क्या? नहीं, उन्हें मतलब उन्हें ये था कि मुझे खुद को यकीन नहीं आ रहा था, तो मैं बार बार देख रही थी ये मेरा ही नाम है। तो सब बोल रहे थे फादर्स नेम तुम्हारा है, रोल नंबर तुम्हारा है, तो ऑब्वियसली ये तुम ही हो जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने मेडिकल को छोड़ा और आप इस तरफ आई, क्यों? एक्चुअली आई बेसिकली बिलोंग टू जेकबाबाद। सही है, रूरल एरिया से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ और स्पेशली हमारी कम्युनिटी और इवन एवरी जो हमारी पूरी सोसाइटी है उसमें यही रुझान है कि लड़कियों को मेडिकल चूज़ करना चाहिए क्योंकि वो एक वुमन फ्रेंडली प्रोफेशन है। सो दैट कॉन्सेप्ट या परसेप्शन में बोल दूँ कि ऑफ वुमन फ्रेंडली प्रोफेशन, इससे मुझे बड़ा एतराज़ रहा है हमेशा से, बिकॉज आई थिंक कि वी शुड मेक एवरी प्रोफेशन एवरी फील्ड वुमन इंक्लूसिव, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के क्या वो मतलब हम क्यों एक्सक्लूसिव वुमन एक्सक्लूसिव प्रोफेशंस को लेबल करते हैं। एंड बिकॉज ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा रहा और स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन को बहुत बैरियर्स हैं रूरल एरियाज़ में, और मैं खुद वो बैरियर्स क्रॉस करती हुई आज यहाँ तक पहुँची हूँ। कि आपके अम्मा अब्बा ने नहीं कहा कि ये बेटा बड़ा मुश्किल काम है, मत करो?
एक्चुअली जो माय फादर ही वाज वेरी प्रो डॉटर्स एजुकेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट थे, बहुत विजनरी, आई विल से ही वाज अ वेरी विजनरी ह्यूमन, क्योंकि उनको ये था कि मेरी डॉटर्स की एजुकेशन मेरी सबसे जो टॉप प्रायोरिटी है वो है। और हमेशा कहते थे कि अगर एजुकेशन के लिए, अगर आपका सोल पर्पस एजुकेशन है, आई कैन सेंड यू इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, बट प्रॉमिस मी कि यू विल ओनली फोकस ऑन एजुकेशन। तो इनके ये जो अल्फाज हैं वो हमेशा बहुत इंस्पायरिंग रहे मेरे लिए। तो इवन आफ्टर हिम माय मदर जो है शी कंटिन्यूड हिज विजन, ऑलवेज सपोर्टेड अस। अभी भी जो है काफ़ी उनको ऐसे इनसिक्योरिटी जैसे चीज़ें होती हैं हमारी सोसाइटी में, हाँ, तो वो फिर भी वो करें मैं तुम्हारे साथ हूँ। वाह, कितनी बहनें हैं आप? अभी वी आर करंटली 4 सिस्टर्स। मेरी 3 जो एल्डर सिस्टर्स हैं अभी वो डॉक्टर्स हैं। तीनों डॉक्टर्स हैं? जी। ओके, यानी वो सारी बहनों ने सोच लिया जी डॉक्टरी के ही प्रोफेशन में जाना है। तो वही मुझे स्टेटस को जो है वो फॉलो करना पड़ा कि नहीं, अब तो आपने डेविएट कर लिया। जिस तरह से जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई मैंने कहा अब मेरा वक्त आ गया है, अब आई विल डू व्हाट आई वांट टू डू। जब आपने ये कहा कि नाउ आई विल डू व्हाट आई वांट टू डू, तो आपको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी किसी की? अपनी फैमिली से बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ी, और मेरे जो गोल्स थे मैंने हमेशा उनको अपनी तक ही रखा, एंड आई डिड नॉट शेयर इट विद देम, बिकॉज मेरा मानना है कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स हम कहते हैं। तो और हमारी जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा बातें करती है, तो मोटिवेशन लूज हो जाती कम होते, बातें ज़्यादा हो जाती है। तो मेरा मानना ये है कि हमें काम करके दिखाना चाहिए, ना ही बातें। तो आई वॉज ऑलवेज फोकस्ड एंड आई नेवर शेयर्ड कि मुझे क्या करना है, बट जब मैंने क्वालिफाई कर लिया तो the results were out। और ये सबके लिए सरप्राइजिंग था? जी, सरप्राइजिंग था, बट इट वाज वेरी इनकरेजिंग फॉर एवरीवन। द पॉजिटिव थिंग इज ये बताएं कि आपने सिर्फ ये वाला पेशा क्यों चुना? चले ठीक है, आपने मेडिकल तो छोड़ दिया, फिर आप इस तरफ क्यों आए? कुछ और भी कर सकती थी, या बस सोचा था, या बचपन में कभी क्लिक किया था और सोचा था जब मेरा वक्त आएगा तभी जुबान से निकालूंगा? एक्चुअली जो प्रोफेशन ऑफ पुलिस है वो मुझे बहुत चैलेंजिंग लगता है, और जो हम अक्सर कहते हैं कि इट्स अ मिसमैच, वो जो वर्ड है कि दिस इज़ नॉट सिनोनिमस विद वुमन, तो मुझे लगता है कि उस सोच को हमें चेंज करना चाहिए। एंड वी हैव सीन कि इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स ये परसेप्शन चेंज हो रहा है। देयर आर अ लॉट ऑफ इंस्पायरेशनल वुमेन ऑलरेडी इन सर्विस। तो ये बहुत, क्योंकि मेरे पास विजन तो ऑलरेडी था कि मुझे पुलिस में जाना है, और जब मैं ये इंस्पायरेशनल फिगर्स देखती हूँ कि हमारी ऑलरेडी जो फीमेल पुलिस ऑफिसर्स हैं दे आर वर्किंग विद ग्रेट करेज, तो मेरे लिए और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टर था कि अब तो मैं कर ही सकती हूँ ये चीज़। एंड दूसरी बात ये मैं हमेशा कहती हूँ, मैं पहले भी ये बता चुकी हूँ कि जिस माशरे में विक्टिम्स औरतें हों, प्रोटेक्टर भी औरतें ही होनी चाहिए। तो इसी बात को लेके, इसी जुमले को मैं बार बार रिपीट करती हूँ, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड लॉजिक। जो मेरा बेसिक मोटिव है कि वी शुड प्रोटेक्ट ईच अदर, एंड आई बिलीव कि एवरी वुमन शुड लिफ्ट अदर वुमन अप। वो जो हम अजीब तरीके से के जो मिथ्स हैं वो फैलाते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो आई थिंक नो, अ वुमन ऑलवेज लिफ्ट्स अदर वुमन अप। तो वो हम तब करेंगे जब हम खुद एम्पावर्ड होंगे। तो अब अगर हम इन एम्पावर्ड पोजीशंस में आएंगे लाइक पुलिस, तो इट विल ऑल्सो बी वेरी इनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग फॉर द कॉमन वुमन जिनको एक्सेस नहीं है पुलिस स्टेशंस को, या जिनको इवन एजुकेशन की एक्सेस नहीं है। तो ये चीज़ें जो है वो पॉजिटिव एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे हमारी सोसाइटी में। सो यू थिंक कि जो एक बड़ा मसला है कि ख़वातीन इस सोसाइटी में विक्टिम्स होती हैं, आप इसको ठीक करना चाहती हैं, इस मामले को लेकर चलना चाहती हैं एज अ पुलिस ऑफिसर? मैं ये एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहती हूँ कि एवरीवन हैज़ द पावर टू बिकम अ सर्वाइवर नॉट विक्टिम। और ये तभी होगा जब हम एजुकेशन के टूल के ज़रिए हर औरत को एम्पावर करेंगे। और अगर मैं एक छोटे से शहर से ताल्लुक़ रखती हूँ और वहाँ पे अगर मैं बैरियर्स तोड़ के एजुकेशन हासिल कर सकती हूँ, तो दूसरी लड़कियाँ भी कर सकती हैं। एंड इवन आई थिंक इट विल ऑल्सो बी इनकरेजिंग फॉर अदर पेरेंट्स के वो बहुत ज़्यादा फोकस दें अपनी डॉटर्स एजुकेशन पर। और जो ये डिस्क्रिमिनेशन डॉटर सन का इंट्रेंच्ड है हमारी सोसाइटी में, उन चीज़ों से बाहर निकलें। तो वो जो मेरा फोकस है एजुकेशन पे, कि उसको टूल बना के पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दें हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में। क्योंकि देखें हमारी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा औरतें हैं। तो इफ़ वी डू नॉट पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट इन आवर कंट्री, तो आई डोंट थिंक वी विल बी वन ऑफ द डेवलप्ड नेशंस एनी टाइम सून। तो ये हम सब की एक जो है कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन होगी सोसाइटी में, जो आगे हमारे मुल्क और हमारे माशरे की तरक्की में रोल प्ले करेगी। वेरी राइट मनीषा, हिंदूज बीइंग इन माइनॉरिटी,
ज़ाहिर एक फ़ैक्ट है इन पाकिस्तान। तो इस फैक्ट को ज़रा मुझे थोड़ा सा बताएं कि आपने स्टडी की, आपने एग्ज़ाम दिए, उसके बाद ज़ाहिर है इंटरव्यू और सारे इस मामले को देखते हुए कभी कोई मसला पेश आया आपको? एक्चुअली जब ये मुझसे कोई सवाल पूछता है तभी मेरे माइंड में आता है कि डिस्क्रिमिनेशन भी होना था, बिकॉज आई इवन नेवर थॉट अबाउट इट। ऐसा हुआ भी कभी नहीं? ऐसा हुआ नहीं, बिकॉज आई वॉज नेवर मेड फील लाइक दैट, बिकॉज आई थिंक वी आर इक्वल सिटीजन्स ऑफ कंट्री। एंड अब मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ क्लास ऑफ 50 कैंडिडेट्स और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर सोसाइटी में रहता है, एंड 48 पीपल लव यू, अडोर यू, सपोर्ट यू, एंड 2 पीपल, क्योंकि देयर इज़ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तो हमें हमेशा वो जो पॉजिटिविटी और तरजीह है वो 48 मेजॉरिटी को देनी चाहिए। तो मेरे साथ भी हमेशा यही हुआ, बल्कि हम सबके साथ यही हुआ है कि वी आर ट्रीटेड इक्वली, और इवन जो हमारा राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी है वो तो इसी चीज़ से मेरे ख्याल से विजिबल है कि मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन हासिल की, सेकेंडरी एजुकेशन हासिल की, इवन जब मैं DPT में सिलेक्ट हुई JPMC में, दैट टू वॉज ऑन मेरिट। तो दैट इज़ द राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी दैट वी आर गिवन इन आवर कंट्री। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि हमारे मुल्क ने हमें इतना नवाजा है कि अब नाउ इट इज़ आवर टाइम टू कंट्रीब्यूट टू आवर सोसाइटी, आवर कंट्री, टू सर्व आवर पीपल। बड़ी अच्छी सोच, और ना सिर्फ आप बल्कि आपकी बहनें बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। आपकी बहनें डॉक्टर्स और डॉक्टर और अगर आप देखेंगे अब हॉस्पिटल्स में हम तो देखते हैं कि आर कम्युनिटी, उनका तो बहुत ज़्यादा रुझान है मेडिकल की तरफ। तो ये है कि हर जगह पे कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है, बट स्टिल जो है आई वांट कि एक इक्वल कंट्रीब्यूशन हो, कोई भी लेफ्ट आउट ना हो सोसाइटी में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप इस तरफ आ गई तो ऐसे, वैसे मैंने तो ये देखा कि आप ज़रा थोड़ा सा भी हट जाते हैं ट्रैक से तो बहनें कहती हैं ये क्या भाई, तो हम जो कर रहे थे तुम्हें पसंद नहीं, ऐसा था कुछ? माय सिस्टर्स ये है कि उनको लगता था कि मैं बहुत बड़े ख्वाब देखती हूँ। अच्छा। हाँ, और मैं हमेशा उन्हें यही जवाब देती हूँ, बल्कि जिसने भी मुझसे ये बात बोली है कि ख्वाब छोटे या बड़े नहीं होते, ख्वाब ख्वाब होते हैं। और मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कि उनकी ताबीर जो है वो हम सबका हक है। हमें हमेशा कोशिशें करनी चाहिए कि हम अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए कोशिश करें, चाहे वो कोई भी हो। ज़रूरी नहीं है कि वो सिविल सर्विसेज में ही आना हो। एनी ड्रीम दैट यूथ आर एस्पायरिंग फॉर। तो एंड ओवरऑल माय सिबलिंग्स आर वेरी सपोर्टिव, क्योंकि उनका भी जब मुझे लगता है आपके पास तालीम होती है तो यू नो के हाउ मच इट मैटर्स फॉर द अदर पर्सन। तो उनका जो सपोर्टिव रोल है, स्पेशली जो मेरी एल्डर सिस्टर हैं डॉक्टर सुनीला रोपिता, शी हैज़ बिन वेरी इंस्पायरेशनल फिगर फॉर मी। तो उनके होने से ये है कि मेरा जो सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग था ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। उन्होंने मुझे कभी गिव अप करने नहीं दिया, बिकॉज आप जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो देयर आर फेल्यूअर्स, देयर आर इनकन्सिस्टेंसीज, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक दैट इज़ सक्सेस जो उन फेल्यूअर्स के पाथ से गुजरती हुई हमें मिलती है। ज़ाहिर है फेलियर इज़ द स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। Yeah, that's true. ये पढ़ाई, एग्जाम, तैयारी या कुछ किचन की तरफ रुझान भी है, कुछ फैशन की तरफ भी सोचती हैं, यू बीइंग लेडी? मेरा कुकिंग की तरफ रुझान है, वो इसीलिए क्योंकि मैं खुद फूडी हूँ। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो चीज़ का आपको अगर खाने का शौक़ है तो वो फिर बनाने भी आना चाहिए। तो ठीक है, आई हैव, लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एजुकेशन पे फोकस्ड रही, स्टडीज़ पे फोकस्ड रही, तो मेरी इतनी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है, हॉबीज़ भी नहीं है। और फैशन का मुझे लगता है मुझ में ज़ीरो सेंस है। और बिकॉज नाउ मुझे लगता है कि पीपल आर फोकसिंग ऑन मी, तो मैं थोड़ा बहुत सीख लूँ, बट स्टिल मुझे लगता नहीं है कि कोई चेंज आने वाला है। लेकिन YouTube जो है ना, ये आपको सिखा देगा, उसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने नहीं, you are up to date. Let me tell you, you are up to date. मनीषा, thank you very much. कह रही हैं कि बहुत सारे लोग आप ध्यान होगा, अगर आपको ये लगता है तो YouTube आपको बिल्कुल डेफिनेटली। मनीषा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ज़रा ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद फिर आपकी तैनाती। थैंक यू वेरी मच जी। वक्त हो गया जनाब इस घंटे का खत्म। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जनाब। अब बात करेंगे कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम की, जिसे एक कपल ने शुरू किया और उन्होंने इस कंडीशन में मुब्तला बच्चों को खुद कफील बनाने के लिए सेंटर कायम किया। बड़ी मेहनत की जा रही है और इस मेहनत में बच्चों को तालीम के साथ साथ हुनर सिखाया जाता है और फिर इन बच्चों के आर्ट वर्क की नुमाइश की जाती है और इससे हासिल होने वाली रकम आमदन इन्हीं बच्चों को दी जाती है। आज हमारे गेस्ट बहुत प्यारे, एक प्यारी सी बच्ची यशरा खान, उनके वालिद अशरफ खान और वालिदा इरम नाज और कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम की CEO समन नकवी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन इससे पहले कि हम आपसे गुफ्तगू आगाज़ करें, जो सफ़र है KDSP का हम आपको दिखाना चाहते हैं। KDSP मुझे याद है 2 बार मुझे भी मौका मिला, मैंने विज़िट किया स्टेट ऑफ द आर्ट उनका सेंटर, और वहाँ पर मैंने ख़ुद देखा महक के हर बच्चे पे बड़ी इनफरादी हैसियत में मेहनत हो रही थी। वो चाहे थेरेपीज़ हों, वो चाहे उनकी हेल्थ से मुताल्लिक हो, चाहे उनको हुनर सिखाने की बात हो। तो आज जब हम KDSP की बात करें, डाउन सिंड्रोम की बात करें, इस जेनेटिक कंडीशन की बात करें, तो समर आपकी तरफ आने से पहले मैं चाह रहा था कि मैं इन पेरेंट्स की बात करता हूँ। इरम, मुझे आप बताएं, ज़ाहिर है एक माँ के लिए एक बड़ा मुश्किल लम्हा होता है जब उसको मालूम हो कि बच्चे के साथ छोटा सा भी कोई मसला है, छोटा सा भी कोई इशू है, एक माँ से ये बर्दाश्त नहीं होता। तो मुझे थोड़ा सा बताएं यशरा से मुताल्लिक कि इनकी पैदाइश के बाद कब आपको मालूम हुआ, फिर KDSP का कैसे मालूम हुआ, पहले इनकी कैसी हालत थी, KDSP की वजह से कितनी तब्दीली इनकी ज़िंदगी में आई? इनकी 8वें माह में थी तो इनकी तबीयत ख़राब हुई, चेस्ट इन्फेक्शन हुआ, तो मैं इनको इंडस हॉस्पिटल लेके गई, तो वहाँ एडमिट हो गई थी। उन्होंने एडमिट करा और ना इनके बाबा को तो खैर नहीं पता था, उन्होंने मुझे ना रात में उन्होंने कहा कि ना आप अपनी बेटी के लिए ना वेंटिलेटर का इंतज़ाम करके रखिएगा, क्योंकि आपकी बेटी को ना वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, उसकी सहूलत हमारे पास नहीं है। तो आप बस एक सेकंड रुकिए, माइक में आपके हाथ तो बच्ची ज़रा माइक छेड़ रही थी इसलिए माइक हम थोड़ा सा दूर रखा था। मैंने कहा नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है, इंशाल्लाह मेरी बेटी सही होगी। वैसे तो जब ये पैदा हुई थी तो उसके दूसरे दिन ही ये ना नर्सरी में चली गई थी। अच्छा। 11 दिन बाद आई है ये मेरी गोद में। अच्छा। तो इनके बाबा को बोल दिया गया था कि आपकी बेटी डाउन सिंड्रोम है। जब ये पैदा हुई तभी बोल दिया था? हाँ, इनको पता था। अच्छा। इनके बाबा को, मुझे इन्होंने नहीं बताया। आपने क्यों नहीं बताया था? माइक ले लीजिएगा। नहीं, वो डॉक्टर ने बताया था कि ये जो है ना डाउन सिंड्रोम में ये बच्चा जो ना आम बच्चा नहीं है। अच्छा। ये ख़ास बच्चे। इन्होंने मुझे बोला सही है, जो भी है अल्लाह पाक ने मुझे दिए, अब बेटी दी है, जो भी है हमारे नसीब में। और बेटी तो वैसे हमने इसको रखना है, अभी इसको जो भी है खिदमत इसकी करनी है, बस ये सही हो जाएगी फिर हम ले जाएंगे इसको यहाँ से। तो फिर आपको पता कैसे चला कि आपने यहाँ पे जाना है, इनके इदारे में जाना है? बात फिर मैं बताती हूँ आपको। फिर इन्होंने मुझे नहीं बताया, ये मुझे बोलते थे कि बस अल्लाह ने तोहफा दिया है, तो मैंने शायद बेटी हुई है इसलिए ये खुश हैं। तो फिर उसके बाद ये 8वें माह में लगी तो ये इनकी तबीयत, इनकी ना चेस्ट इन्फेक्शन रहता था, ये बीमार बहुत रहती थी। अच्छा। तो मैं इनकी दवाइयाँ ही लेती रहती थी। हर महीने 1 महीना गुजरता था बीमार पड़ जाती हैं, 1 महीना गुजरता था बीमार पड़ जाती थी, तो फिर मैं इनकी दवाइयाँ ही करती थी। फिर एक दिन मैं उधर गई इंडस हॉस्पिटल। इंडस हॉस्पिटल गई तो उन्होंने मुझे वहाँ एडमिट कर लिया इनको, फिर वेंटिलेटर का बोला, तो मैंने बोला अल्लाह पाक बहुत बड़ा है, मेरी बेटी सही हो जाएगी इंशाल्लाह। तो फिर एक डॉक्टर थे, उनका नाम मुझे नहीं पता, तो और भी डॉक्टर आए, उन्होंने इनका इलाज भी करा, इनका इको भी करा। अच्छा। जो लेडी डॉक्टर थी उन्होंने बोला कि ना आप ये बच्ची आई है सीना इन्फेक्शन पे, आप इसका इको भी कर रहे हैं। उन्होंने बोला इसका हार्ट जो है सीधे हाथ पे। अच्छा जी, उन्होंने ये बोला कि इसका हमें ना ये है कि इसका हार्ट सीधे हाथ पे। तो उन्होंने दुनिया में बहुत कम होता है। नहीं, फिर नहीं था, उन्होंने इको करा, कह रहे नहीं ऐसा कोई मसला नहीं है। हम दूसरे डॉक्टर बोलने लगी कि ना डॉक्टर साहब आप ना ये आई बच्ची इन्फेक्शन में सीने में और आप इनका हार्ट का भी कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप इसका वो भी करो। उन्होंने वहीं इसका इको करा, वहाँ इलाज बहुत अच्छा हुआ इंडस हॉस्पिटल में। उन्होंने ही मुझे बोला कि आप डाउ जाएँ, आपकी बच्ची जो है डाउन सिंड्रोम में। शक तो मुझे था क्योंकि मैं माँ हूँ, मेरा बेटा था, बेटे में और मेरी बेटी में काफ़ी फ़र्क था। शक तो था कि मेरी बेटी में है कुछ कमी, मगर मैं पक्का मुझे जब हुआ जब मैं इंडस हॉस्पिटल गई। फिर इंडस हॉस्पिटल वालों ने मुझे डाउ भेजा, मैं डाउ गई। डाउ वालों ने इनका करी थेरेपी ली, मगर एक दिन जाते थे और एक दिन के गैप से मैं जाती थी, और फिर इनके बाबा का काम रह जाता था, ये हम मजदूरी करते हैं इनके बाबा, तो हमारा काम रह जाता था, फिर दूर भी पड़ता था। फिर मिस अलीना थी, उन्होंने किसी टीचर को बुलाया, उन्होंने कहा
आपके पास KDSP का नंबर है? उन्होंने बोला जी है। तो उन्होंने मुझसे KDSP का नंबर लेके उन्होंने मुझे दिया। कह रहे आप ये KDSP डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे हैं वो KDSP में ज़्यादा अच्छा है, उनकी देखभाल है, डाव वालों ने बोला मुझे। तो और उन्होंने मुझे ये भी बोला जब तक आप KDSP नहीं बुलाता आप हमारे पास आएँ, अच्छा, हम थेरेपी करते रहेंगे बच्ची की, आप हमारे पास आएँ। और अगर जब वो लोग बुलाते हैं तो आप हमारे पास नहीं आना, अब वहीं जाना। आपकी बेटी डाव वाले भी KDSP को बहुत मानते हैं। ओके, फिर आप KDSP आ गई? फिर मैं KDSP आई हूँ। मेरी बेटी की गर्दन भी नहीं ठहरती थी, अब आपके सामने ये लेटी रहती थी मेरी। अच्छा, यानी KDSP आने से पहले बच्ची अपना कुछ भी नहीं कर सकती, चेहरा भी सर नहीं संभाल पाती थी, लेटे रहती थी। ओके, यानी ये इस एक इदारे से और थेरेपी से जो फ़र्क है, मैं चाहता हूँ समर, प्लीज़ इससे मुतालिक मुझे बताएं कि जिस तरह ये छोटी सी बच्ची, दैट मीन्स ये अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी होता है। अर्ली इंटरवेंशन हुआ, वो आपके पास आए, तो ये जो थेरेपीज़ हुई, कितने महीने की थेरेपी से इस बच्ची की ज़िंदगी में ये तब्दीली आई? क्या वो सर संभाला उसने, अब चलती है माशाल्लाह, बोलती है? मैं इससे पहले कि इन डिटेल्स में जाऊँ, मेरे ख्याल से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होगी वो है कि डाउन सिंड्रोम है क्या। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक कंडीशन है जो कि रैंडमली अकरिंग है। एवरी 1 person in 700 will be born with Down syndrome. So वो cuts across all socio-economic statuses, cuts across all cultures, nationality, कहीं पे भी बच्चा हो, किसी भी ममालिक में उनको डाउन सिंड्रोम हो सकता है। डाउन सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हर इंसान का जब जिस्म जो होता है वो हज़ारों सेल से, बिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ होता है। हर सेल की कॉम्पोजिशन में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जब 21वें पेयर में एक फुल या पार्शियल एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है, सो उस कंडीशन को डाउन सिंड्रोम के नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है। अब यहाँ तक सिर्फ इसकी आइडेंटिफिकेशन है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है? उसका इम्पैक्ट ये है कि एक बच्चे की ज़िंदगी के अंदर थोड़े से डेवलपमेंटल डिलेज आ जाते हैं। तो उनकी जो आम बच्चों की तरह जो टिपिकली डेवलपिंग बच्चे होते हैं वो अपने माइलस्टोन्स अगर एक वक्त तक रीच कर लेते हैं तो इनका थोड़ा सा एक्सटेंडेड होता है। और अगर अर्ली इंटरवेंशन, पहले 1000 दिन जो कि कीमती होते हैं एक बच्चे की ज़िंदगी में, अगर उन 1000 दिन के अंदर अर्ली इंटरवेंशन विच मीन्स ऑक्यूपेशनल, स्पीच, फिज़िकल थेरेपी मिल जाए तो उनकी भी माइलस्टोन्स काफ़ी हद तक ब्रिज हो सकते हैं और वो आराम से एक इंक्लूसिव माशरे का हिस्सा बन सकते हैं। उसी तरीके से यशरा के लिए भी वही सर्विसेज अवेलेबल। हमारे पास एक अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशन का डिपार्टमेंट है जिसके अंदर तकरीबन 25 थेरेपिस्ट्स हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर काम करते हैं। और 0 to 7 year olds को अर्ली इंटरवेंशन मिलती है, तो थेरेपी मिलती है जिसकी वजह से उनके वो माइलस्टोन्स ब्रिज हो सकते हैं। सो ये अशरा को भी वही सर्विसेज एक्सेस करने को मिली। उसके बहुत सारे और दोस्त भी हैं। हमारा ग्रुप भी है क्योंकि यहाँ पे स्कूल भी है ना, KDSP में। अच्छा, स्कूल भी है? स्कूल भी है। हमारे बच्चों को वहाँ पे स्कूल के लिए तैयार करा जाता है कि आने वाले वक्त में बच्चे किस तरह तालीम हासिल करेंगे या किस तरह से उन्हें एजुकेशन देनी है। अच्छा समर, हम तो सिर्फ मेहनत करिए, मगर हमारी बच्ची इस काबिल KDSP की वजह से बनी और KDSP के लोग भी इतने अच्छे हैं कि वहाँ पे हमारा खुद जाने का दिल चाहता है। क्या बात नहीं, नो डाउट, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। समर 2 दफ़ा मैं गया। समर सॉरी, मुझे बस ये बताइएगा इस वक्त टोटल कितने बच्चे हैं जो KDSP में इस वक्त एनरोल्ड हैं जिनको आप सर्विसेज दे रही हैं? हमारे पास 1075 प्लस फैमिलीज लिस्टेड हैं। कराची बेस्ड? कराची के अंदर ज़्यादातर फैमिलीज कराची के अंदर है। कुछ फैमिलीज आउटसाइड ऑफ कराची भी हैं, तो मुख्तलिफ शहरों के अंदर उनको ऑनलाइन सर्विसेज और इस दौरान एक्चुअली वो काफ़ी वो सर्विसेज एक्टिवेट हो गई बिकॉज हमारे क्योंकि कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम है तो ज़्यादातर फैमिलीज इन पर्सन सर्विसेज ले रही थी। जब कोविड आया तो हमारी सर्विसेज ऑनलाइन हो गई और ऑनलाइन होने की वजह से पूरी दुनिया खुल गई। अच्छा, यानी पाकिस्तान से बाहर से भी लोग हैं? पाकिस्तान से बाहर भी लोग एक्सेस करते हैं हमारी कई सारी सर्विसेज। सो कुछ एक आध प्रोग्राम के अंदर इनरोल्ड हैं, स्किल्स डेवलपमेंट के, एजुकेशन के प्रोग्राम्स में इनरोल्ड हैं, अर्ली इंटरवेंशन में तो थेरेपीज लेते हैं मुख्तलिफ। सॉरी बट ये जो थेरेपीज होती हैं ज़ाहिर है जनरली अगर हम किसी एक थेरेपी की बात करें, आजकल स्पीच थेरेपी जैसे बहुत कॉमन थेरेपी है कि 3 साल का बच्चा होता है, बात नहीं कर रहा होता तो स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जाते हैं। एक्सपेंसिव होता है ये तो बहुत, एक ही थेरेपिस्ट इतना एक्सपेंसिव होता है, 15 से 20 हज़ार ले जाते हैं सिर्फ 2 घंटे के लिए। तो ये जो एक डाउन सिंड्रोम की कंडीशन का जो बच्चा आपके पास होता है, जैसे मुख्तलिफ थेरेपीज देनी है
को सिखाना भी है, बताना भी है, उसको ज़रा उसकी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। एक बच्चे पे कितना खर्च होता है एक महीने में किसी इदारे का जैसे KDSP का? ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि आई टेक यू बैक टू द इनिशियल स्टेजेस। जो आपने जिन यंग कपल की बात की, अली एंड फरजीन जो फाउंडर्स हैं KDSP के, जब इदारा स्टार्ट किया तो उन्हें 2 प्रॉमिसेस की अपने आप से, क्योंकि उनको अपनी बेटी के लिए बाहर ममालिक में जाके सर्विसेज लेनी पड़ी थी। उन्हें एक तो ये अहद किया कि यहाँ पे कोई भी बच्चा जिसको डाउन सिंड्रोम होगा उसको उस बेचैनी का और जो हेल्पलेसनेस महसूस हुई थी उसका सामना ना करना पड़े। तो 2 प्रॉमिसेस में एक प्रॉमिस ये थी कि हम जो भी करेंगे, सर्विसेज जो भी देंगे, कभी भी एक नॉन प्रॉफिट इदारा होने के नाम पे हम क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और दूसरी कमिटमेंट ये थी कि अगर कभी भी कोई फैमिली ऐसी आई जिसके बच्चे को डाउन सिंड्रोम है लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते सर्विस, तो कभी भी उनको वापसी का रास्ता नहीं दिखाएंगे। सो जैसे ही किसी भी फैमिली के पास फाइनेंशियल मींस नहीं होती, हमारी ऑलरेडी सब्सिडाइज्ड या कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज को अवेल करने के लिए तो हमारे फाइनेंशियल एड सिस्टम, ज़कात सिस्टम्स किक इन कर जाते हैं। हम उनको अलाउंस भी देते हैं ट्रैवल का, कि आने जाने का भी खर्चा निकल है, ताकि वो आके बच्चे की परवरिश और बच्चे की सर्विसेज फुली एक्सेस कर सकें। और यही वजह है जिस हमने जिक्र किया कि ज़ाहिर ऐसी फैमिलीज़ आती हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो उनको हमारी मदद की ज़रूरत होती है। कैसे हम KDSP का हाथ थाम सकते हैं, इस वक्त स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं कि कैसे आप डोनेट कर सकते हैं KDSP को। बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, जिस पर जाके आप डोनेट कर सकते हैं। डोनेट किसके लिए करना है? डोनेट यशरा जैसे बच्चों के लिए करना है, और ये इन बच्चों का हाथ थामना हम सबकी जिम्मेदारी है। इरम, जिस तरह समर भी बता रही हैं कि कुछ पे नहीं करना पड़ता फैमिलीज़ को, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसा आपने कहा कि अशरफ साहब ज़रा मजदूरी करते थे, उनकी भी रूटीन डिस्टर्ब हुई, तो आप लोगों को कभी पे करना पड़ा या पे करना पड़ रहा है इसके लिए? शुरू में मैं करती थी, मगर अब नहीं करती। अब नहीं करती? यानी जब आपने बताया कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर KDSP ने आपसे कुछ नहीं। KDSP बहुत अच्छा है और सबके लिए अच्छा है, और सब बच्चों को एक बराबर देखते हैं, जो पे कर सकते हैं वो भी और जो नहीं कर सकते उनको भी। टीचर्स को तो ये पता ही नहीं है कि कौन सा बच्चा पे करता है और कौन सा नहीं करता। ये बहुत अच्छी बात है। सबसे महंगी बात ये है कि टीचर को नहीं पता। टीचर किसी टीचर के पास सिर्फ इनको पता है, और जो हैं KDSP के उनको पता है, बाकी किसी को नहीं पता। और KDSP बहुत अच्छा, और मिस नादिया हैं इनकी पीटी की टीचर, उन्होंने मुझे बहुत गाइड करा है, उन्होंने मुझे बहुत समझाया। पहले तो मैं बात करती थी, रोती थी अपनी बेटी के लिए, आज मैं मजबूत मां है हो गई हूँ। क्योंकि किस वजह? KDSP की वजह से। मेरी बेटी को भी उन्होंने सपोर्ट करा और मुझे भी करा, मुझे भी हौसला दिया। जाहिर है माँ बाप का स्ट्रांग होना बहुत, क्योंकि मैं हर बात पे अपनी बेटी के लिए कोई पूछता था, मैं बताती थी और मैं रोने लग जाती। और आज मैं नहीं रोती, क्यों? मेरी बच्ची माशाल्लाह आपके सामने, और KDSP बहुत अच्छा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, जो बच्चे नहीं आए हैं KDSP में, जो पेरेंट्स को नहीं पता, अगर देख रहे हैं तो वो ज़रूर KDSP आए, उनके बच्चे भी माशाल्लाह मेरी बेटी की तरह अच्छी। आज जब आप अपनी बेटी को इस तरह देखती हैं, वो बात भी कर रही है, कितनी खुशी होती है। बहुत खुशी होती है। और इनकी तो नज़र होती है, इनको टाइमिंग पता है अपने बाबा की, मेरे बाबा इस टाइमिंग से आते हैं, इनकी नज़रें ना गेट पे होती हैं, जैसे ही बाबा आते हैं खुश होती हैं। माशाल्लाह। और मुझे लेके जाएं, बाइक पे घुमा के लाएं, फिर ये बोलेंगे मैं आ रहा हूँ, मैं चेंज करूँगा, मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं, तो फिर आवाज़ें लगाती हैं। ज़बरदस्त। अच्छा समर, एक सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगी कि माँ बाप मायूस होकर आते हैं, यकीनन जैसे उन्होंने भी कहा कि मैं रोती थी पहले जब के बारे में बात करती थी, लेकिन जब माँ बाप की इस मायूसी को आप ख़त्म करते हैं, जो बच्चे इस कंडीशन से बाहर आते हैं, बेहतर होना शुरू होते हैं, वो क्या फीलिंग्स होती है, वो कैसे एहसास होते हैं? अच्छा, ये जो है ना, हमने अभी रिसेंटली, ये मैं खुशी आपके चेहरे पे देख रही हूँ, सब ब्लश कर रही हैं। ये क्योंकि हमें ना अभी इरम ने जो बातें की हैं उनसे हमें एक्चुअली बहुत हौसला होता है, क्योंकि ये महसूस होता है कि जो मेहनत कर रही हैं, पूरी टीम मेहनत कर रही है, काम जो कर रहे हैं वो इन वेन नहीं है, वो ऐसी चीज़ है जो मदद कर रही है। बच्चों को तो हम देखते ही हैं, बट माँ बाप की खुशी भी हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि KDSP फॉर्मुलेट हुआ था फैमिली सपोर्ट ग्रुप के तौर पे, कि फैमिलीज़ जिन पेरेंट्स को ये हेल्पलेसनेस का या बेचारगी का एहसास भी हो रहा है, वो एक साथ इकट्ठे हों, रियलाइज़ करें, हम ये जगह ऐसी बनाएं कि एक इंक्लूसिव माशरा होता कैसा है, उसका एक स्नैपशॉट दे दें। और हम बात ये करते हैं कि KDSP एक कश्ती है,
एक कश्ती है जिसमें हम फैमिलीज़ को लेके सवार हैं कि कभी कभी वाटर्स जो हैं वो चॉपी होंगे, कभी रफ़ होंगे और कभी कभी काम वाटर्स होंगे, लेकिन एक जर्नी पे, और हम एक हमारी डेस्टिनेशन है कि ये बच्चे भी एक फंक्शनल, इंडिपेंडेंट और ख़ूबसूरत ज़िंदगी जिएँ। और कश्ती का एक एक अल्फाज जो है वो हमारी एक एक सर्विस को डिफ़ाइन करता है। और ये बहुत प्यार से कश्ती इन्होंने बनाई है और बहुत प्यार से इस कश्ती को बड़ी मेहनत से चला भी रहे हैं, ले जा रहे हैं। यस, दोबारा से हम यहाँ पे कहेंगे जनाब के कुछ देर पहले हम स्क्रीन पे फ्लैश भी कर रहे थे, तो आप सब ने साथ देना है KDSP का। KDSP एक वसीला है इन प्यारे प्यारे से बच्चों के लिए, इनका मुस्तकबिल संवारने के लिए, इनको किस तरह से वो खुद कफ़ील, खुद किस तरह से अपने पैरों पर खड़ा कर रहे हैं। ज़ाहिर है हैट्स ऑफ टू KDSP। थैंक यू वेरी मच। समर साथ मौजूद थे, आप दोनों का भी बेहद शुक्रिया और आपका भी बहुत शुक्रिया। बेटी है जो पहले मुझे बाय बाय कर रही थी, अब मुझे वो लिफ्ट नहीं करा रही जनाब। चलिए जी, ये तो हमने KDSP से मुतालिक बात की, डाउन सिंड्रोम से मुतालिक बात की, अब हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। वेलकम बैक। लेकर चलते हैं पेशावर। आवाम के सहूलत के लिए जो रमज़ान बाज़ार कायम किए जाते हैं, जो उसके क़याम के दावे होते हैं, ये तो आपने भी सुने। और ये दावा जब होता है उसके बाद आप भी सोचते हैं कि भैया चलो चलते हैं कि सस्ती चीनी ले आएंगे। सुना हमने ये है कि भाई वहाँ रश लग गया, सुना ये है कि वहाँ लाइनें लग गई, कतारें लग गई, सस्ती चीनी मिलेगी, सस्ता आटा मिलेगा, हर चीज़ सस्ती मिलेगी, टेंट के टेंट लगे हैं, खैमे के खैमे हैं, लेकिन क्या सामान है जी? क्या सामान है? या सिर्फ टेंट ही है वहाँ पर? और क्या इन टेंट में लोग मौजूद हैं? कोई स्टॉल लगा है, कोई रेट लिस्ट लगी है, या फिर सिर्फ और सिर्फ बातें और दावे हैं जो कि बह जाते हैं, सिमट जाते हैं? सज्जाद हैदर से मजीद जान लेते हैं। जी सज्जाद। भूत बंगला, भूत स्कूल और भूत अस्पताल तो आपने बहुत सुने भी होंगे और बहुत देखे भी होंगे, लेकिन हम आज आपको पेशावर में दिखाते हैं भूत रमज़ान सस्ता बाजार। इस टाइम हम यहाँ पर मौजूद है नोथिया गुलबर्ग में, जहाँ पर जो है टाउन 3 इंतज़ामिया की जानिब से ये जो है रमज़ान सस्ता बाज़ार कायम किया गया है। लेकिन ये रमज़ान सस्ता बाज़ार यहाँ पर सिर्फ टेंट लगाए हैं और तस्वीरें और बैनर ही आवेज़ा है। यहाँ पर कुछ भी नहीं फ़रोख्त किया जा रहा। फ़रोख्त की बात तो दूर, यहाँ पर तो टेंट जो कायम किए गए हैं उसमें कुर्सियाँ भी मौजूद नहीं है। तो जो शहरी यहाँ पर आते हैं रमज़ान सस्ता बाज़ार के नाम से, कि उनको बताया जाता है कि रमज़ान सस्ता बाज़ार कायम किया गया है, तो यहाँ पर उनकी भी फ़रोख्त किया नहीं जा रहा। यहाँ पर सिर्फ टेंट और बैनर्स आवेज़ा किए गए हैं। शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और ये जो भूत के हालात थे हमने देखे कि अब भूत ही भूत बसते हैं, ऐसा ही कुछ माहौल हमें यहाँ पर लग रहा है। जनाब बढ़ते हैं आगे। लाहौर की एक आलीशान मस्जिद की बात करते हैं जिसकी तामीर तो हुई सिर्फ 7 बरस में, लेकिन उसका जो हुस्न है वो सदियाँ गुजरने के बावजूद मांद नहीं पड़ा। शाहीन मशाल की रिपोर्ट देखिए। तो आपको हम दिखा ही रहे हैं, क्यों ज़रा गुफ्तगू कर लें सियासी शख्सियत से, लेकिन कोई सियासी बात करने का मूड नहीं हो रहा। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच सर, मुबारकबाद, दोबारा से उस सीट पर विराजमान हो गए हैं, संभाल लिए कुर्सी? बस जी चलता रहता है ये तो। फवाद साहब मिस किया आपने इस कुर्सी को? एक्चुअली को खास नहीं लेकिन बहुत से काम जो आप 2018 में छोड़ के गए थे, अब दोबारा से आप उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। ज़रा बताएं ना क्या क्या छोड़ा था जो अब आप दोबारा से उसे कंटिन्यू कर रहे हैं? देखिए, वो एक तो जाहिर है कि जो हमने किया था कि टीवी को HD करेंगे, वो प्रोजेक्ट अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। फिर हमने एक मीडिया यूनिवर्सिटी का सोचा था, फिर APP को हमने कहा था कि इसको हम एक मॉडर्न जो है वो एक डिजिटल न्यूज़ एजेंसी बना सकें। इसी तरह से एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग को जो है वो आगे नहीं ले जा सके। फिल्म पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, और इस तरह के ये सारे काम थे जो अभी तक अनफॉर्चुनेटली नहीं हुए। तो उसको इंशाल्लाह पूरा करेंगे। अब आके एक नया एक टेलीविजन जो है अंग्रेजी का, वो हम रिवैम्प करना चाहते थे, उसको हम जो है वो पूरा करेंगे। और आगे इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि एक बच्चों का चैनल और एक जो मैं चाहता था कि स्पोर्ट्स अदर देन क्रिकेट जो है वो चैनल एक हमारा बन चाहिए। तो ये कुछ तरजीहात हैं, एक तरफ देखते हैं आगे कैसे चल सकते हैं इंशाल्लाह। और फोकस हो रहा है ज़रा मूवीज़ बनाने पर भी, और उससे मुताल्लिक कुछ कर्ज देने का भी ऐलान किया आपने?
जी वो बिल्कुल, वो मैंने कामयाब जवान जो प्रोग्राम है उसकी जो लिमिट है वो 5 करोड़ की जा रही है, और उसमें हम चाहते हैं कि जो हमारे लोग हैं डेडिकेटेड, उनको जो है वो हम शामिल कर सकें, जो हमारे ये ड्रामा फिल्म बनाने वाले। सही। अच्छा फवाद साहब, हमने देखा कि आप जिस भी वजारत पे जाते हैं, जिस भी सीट पे जाते हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम करता है, क्योंकि वेंटिलेटर्स का पाकिस्तान में बनना, फिर डॉक्टर्स का सामान और जनाब इसमें पाकिस्तान का ऊपर आना, बेहतरी लाना, बड़े ज़बरदस्त काम किया आपने। इस सीट पे बैठ के अब क्या करने वाले हैं? मीडिया के हालात आपके सामने हैं, अब मीडिया वाले भी परेशान हैं, महंगाई से थोड़ा सा शिकवा करते नजर आते हैं कि तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, तो क्या करेंगे? कुछ हालात की बेहतरी की तरफ हम जाते हुए देखेंगे मीडिया को? नहीं बिल्कुल, मीडिया में इंशाल्लाह पूरा सपोर्ट करेंगे, स्पेशली जो हमारे मीडिया वर्कर्स हैं उनको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। उनको हम इंशाल्लाह ताला पूरी एक तो मैं चाहता हूँ कि एक स्पेशल हम इंसेंटिवाइज करें मीडिया को, जो कि ये है प्राइम मिनिस्टर साहब का जो प्रोग्राम है हाउसिंग का, इसमें हम उनको एक लेकर के आए। फिर ये जो हमारा सेहत कार्ड का प्रोग्राम है इसमें हम मीडिया को लेकर के आए, और तीसरा ये है कि हम इंश्योर करें कि जो तनख्वाहें हैं वो वक्त के ऊपर जो है वो मिले। अच्छा, तो ये मीडिया वर्कर्स के हवाले से 3 बुनियादी चीजें हैं जिसके ऊपर मैंने अभी काम शुरू कर दिया है, और इंशाल्लाह वो भी पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। कुछ मीडिया वर्कर्स ये भी कह रहे हैं फवाद साहब के जो वैक्सीनेशन हो रही है इनको भी लगवा दें, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं इस वक्त, ज़ाहिर है रिपोर्टर्स हों, कैमरामैन्स हों, इंजीनियर्स हों, जो कि फील्ड में काम करते हैं, ऐसा भी कोई ऐलान कर दें फवाद साहब? नहीं, मैंने डॉक्टर फैसल साहब से आते ही ये बात कही है कि ये सारे लोग जो हैं वो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, क्योंकि ये तो जो है वो रोजाना एक्सपोज होते हैं, और स्पेशली जो रिपोर्टर्स हमारे सेहत को रिपोर्ट कर रहे हैं वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं, और वहाँ से हम इसको शुरू करें, और बिल्कुल इंशाल्लाह ताला इसको हम जो है वो एक आध दिन उन्होंने मांगा है मुझसे, वो करके तो हम इंशाल्लाह इसकी जो हम जो सहाफ़ी हैं उनके लिए हम जो वैक्सीनेशन है वो फ्री वैक्सीनेशन इंशाल्लाह इसी हफ्ते में मुझे उम्मीद है कि हम शुरू करा पाएं। ज़बरदस्त। अच्छा फवाद साहब, जिस कुर्सी पे आप बैठ गए हैं हमेशा हॉट सीट क्यों रही है ये, और बड़ी बातें भी हुई हैं इस पे, बड़े सवालात भी उठे हैं इस पे बड़े हमने ट्विटर पे ट्रेंड्स भी देखे हैं कि एक वजारत सबसे अहम और उस पर कोई एक बंदा टिक नहीं पाता, क्या वजह है आपकी नज़र में? इसमें ज़ाहिर फोकस बहुत होता है ना, मीडिया फोकस इतना ज़्यादा होता है, हर वक्त जो है वो चीज़ें आ रही होती हैं, जा रही होती हैं, सो बहुत फोकस होता है। तो जब जितना फोकस होगा जाहिर है कि उतना वो उसमें चीजें जो है वो पड़ेंगी। फवाद साहब, ऐसा भी हो रहा है कि आप और शिबली साहब मुसलसल कांटेक्ट में, आप पूछें पायजन एथिक की है, वो पूछ रहे हैं यार ये क्या था वो क्या था, वो सारे मामलात जाहिर है आप दोनों की स्विचिंग हुई है, तो ऐसे हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है? नहीं बिल्कुल, दोनों दिनों में मुलाकात हो रही है, और मैं तो जाहिर चाहूँगा क्योंकि जो है ना ये फ्रेंकली ये जो मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन, ये निस्बतन आसान है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री जो है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है, उसको समझने के लिए वक्त चाहिए। बिल्कुल। तो अगर जो है वो शिबली फराज साहब जो है उनको जो भी मुआवनत चाहिए होगी वो तो खैर देंगे, लेकिन ये है कि उनको भी बेहतर होगा कि वो जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको समझ के, और जो टीम्स हैं उनके साथ बड़ी कोऑर्डिनेशन से वो आगे बढ़ सकते हैं, और उसका एक बहुत फायदा होगा। और एक और बात ऑन लाइटर नोट, ये फवाद साहब ज़ाहिर है आपकी वजह से हम लोग पूछ लेते थे ना कि चांद, रमजान, रोजा, ईद, वो दोबारा से पुराने वक्तों में तो नहीं चले जाएंगे, या कमरी कैलेंडर को इम्पोर्टेंस मिलती रहेगी? नहीं, अब तो आप वो रोयत ऐप जो है वो डाउनलोड करें और खुद ही देख लेंगे कब है, उसमें तो अब जरूरत ही नहीं रहेगी। इस बार क्या हो रहा है फिर पाकिस्तान में? आप अपने मोबाइल फोन पे जाएं, और आपके पास एंड्रॉइड फोन है या iOS फोन है, दोनों सूरतों में रोयत ऐप डाउनलोड करें, और जरा लोगों को भी तो दिखाएं ना वो रोयत ऐप है कैसे। मैं तो चाह रहा हूँ वो तो हम दिखाएंगे फासब, लेकिन आप आज ऐलान तो कर दें इस बार क्या होने जा रहा है? 30 रोजे नजर में क्या आपको फील क्या होता है? नहीं, इस पर हमारे कैलेंडर में तो लिखा हुआ है 29 रोजे हैं। 29 रोजे हैं? अच्छा ठीक है, चले ये आपने बड़ी अच्छी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की उन लोगों को जिन्होंने अपनों में जाके ईद करनी है। हम तो 30 के हिसाब से प्लान कर रहे थे, आपने शुक्र है बता दिया फवाद साहब 29 का। चले आप देख लें, पहले रोयत ऐप देख लें। ठीक है, रोयत ऐप देखते हैं जी। थैंक यू वेरी मच फवाद साहब, साथ मौजूद थे आप और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। ये भी बड़ी अच्छे कही कि कांटेक्ट भी रहता है शिबली साहब से, जाहिर है वहाँ के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बड़े टेक्निकल और उसमें ज़ाहिर नो हाउ बड़ी ज़रूरी है। 29 रोजे भी उन्होंने कहा, 29 रोजे
आगे बढ़ते हैं जनाब। इल्मी मैदान से लेकर दीन की राह तक पाकिस्तानी नौजवान हर शोबे में कामयाबी के झंडे गाड़े। ऐसी एक मिसाल कारी हसन अली कासी जो हाफिज़ कुरान है और जब कलाम पाक की क़िराअत करते हैं, तलावत करते हैं तो उनकी दिल सोज आवाज़ कानों में रस खोल देती है। कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले खुश अलहान कारी हसन अली कासी ने अफ़गानिस्तान में होने वाले बैनुल अक़वामी नात क़िराअत कॉम्पिटिशन में उन्होंने पोजीशन हासिल की। इस मुकाबले में 25 ममालिक के कारियों ने हिस्सा लिया था। क्या बात है। मैं चाह रहा था कि हमज़रा इनकी आवाज़ आपको सुनाते हैं, कैसे रूह को ताजगी बख्शती है इनकी आवाज़। सुनिए। माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़ इसमें क़िराअत कर रहे थे कारी हसन अली साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मुझे थोड़ा सा बताएं कि ये आवाज़ पर कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक कारी को, और वो जो मेहनत करनी होती है उसके लिए आपने क्या कुछ किया? देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। मेरे वालिद साहब कारी अब्दुल बासित, वो बचपन से ही कुरान सुनते थे और अब भी सुनते हैं, उनका शौक़ बरकरार है। वो बचपन से ही कारी अब्दुल बासित रहमहुल्लाह जो मिस्र के बड़े कारी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुनते हैं, बहुत शौक़ हैं। तो इसी तरह सिलसिला जारी रहा। फिर बचपन में मुझे ये फ़न इन्होंने सिखाया मेरे वालिद साहब ने, और फिर 8-9 साल की उम्र में मैंने हिफ्ज़ किया। हिफ्ज़ के बाद फिर 2011 से फिर मैंने मुकाबलों में शिरकत करना शुरू किया। जाहिर बात है इसके लिए फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आवाज़ के लिए, सांस के लिए। और बिल्कुल आपकी वो मेहनत हम देख भी रहे हैं, इतनी खूबसूरत आवाज़ में क़िराअत। मुझे ये बताएं कि आपकी एक्सरसाइज की भी मनाज़िर अपने नाज़रीन। हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि साइकिलिंग हो रही है, योगा हो रहा है, जिम में आप वक्त गुजार रहे हैं, तो ये क्या ये सारा सिर्फ फिटनेस नहीं है, आवाज़ का भी इसमें इम्पैक्ट आता है? देखें, आवाज़ तो अल्लाह की तरफ से एक गिफ्ट होता है, और दूसरी बात फिर जाहिर बात है कि उसको फिर पॉलिश करना, उसके ऊपर ट्यूनिंग करना, ये फिर इंसान की मतलब वो जितना मेहनत करता है। और आवाज़ के लिए जब बेसिक बंदा कारी हो, उसके लिए फिर सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वो सबसे पहले जो है ना वो ब्रेथ सपोर्ट बनाए, क्योंकि कारी जब भी आयात पढ़ना चाहता है तो वो जो कारी उन्होंने सुना होता है ना, तो वो उसकी कोशिश करता है कि वो अपने आवाज़ पे अप्लाई करें। तो जब आपकी जो है ना वो सांस वगैरह सही तरह वो उसी तरह नहीं हो जितना आप उसके मतलब एक्सपेक्टेशन हो, तो जाहिर बात है फिर वो डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो इसके लिए फिर योगा बिल्कुल वो बिगनर्स के लिए होता है। फिर जब आप इंटरमीडिएट में एडवांस में आ जाते हैं तो फिर ये प्रैक्टिस वगैरह सारे जो है ना वो तिलावत में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आप तिलावत को अच्छी तरह फिर प्रैक्टिस करते हैं। यानी कारी साहब, आपने योगा किया ताकि आपका सांस जो है वो बहाल रहे, वो आप लंबा सांस जो है वो उसमें क़िराअत कर सकें। जी बिल्कुल। वो असल में एडवांस लेवल पे जब बंदा आ जाता है ना, तो फिर वो बरकरार करने के लिए हफ्ते में 3 से 4 मरतबा मैं वो प्रैक्टिस करता हूँ ताकि वो सांस बरकरार रहें। अच्छा, तो ये तो हो गया योगा, ये तो हो गया जिसकी वजह से आप ज़ाहिर है अपनी आवाज़ बेहतर कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा भी होता है कोई चीज़ छोड़नी पड़ती हो, कोई रूटीन चेंज करनी पड़ती हो, कोई खाना पीना छोड़ना पड़ता होता है ना, जिस तरह हम एंकरिंग में देखते हैं कि अच्छा आइसक्रीम नहीं खानी, ठंडा पानी या जूस नहीं पीना, तो आपके मामले में क्या था, कोई चीज़ छोड़नी पड़ती है? जी देखें, हर इंसान का जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है वो हर एक का मुख्तलिफ होता है, लेकिन कारियों के लिए है मतलब आमूमी बात है कि बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मतलब सब कारियों को ये अवॉइड करना होता है, जिसमें वो ठंडा पानी होता है, वो खट्टी चीज़ें होती हैं। वो असल में जो जब वो स्टमक में चला जाता है ना, तो उसकी वजह से वो एसिड रिफ्लेक्स जो बीमारी उसको कहते हैं ना, वो एक साइलेंट किलर है आवाज़ के लिए। वो आहिस्ता आहिस्ता वो कारी को पता नहीं चलता, उसकी वजह से वो जब आगे एसोफेगस में आ जाता है ना, तो फिर वोकल कॉर्ड को इरिटेट कर देता है। उसकी वजह से फिर वो कारी जब तिलावत करता है तो फिर वो इरिटेशन ज़्यादा हो जाती है, एब्रेशन जो कहते हैं ना, खराश हो जाती है उसमें। तो मुख्तलिफ ये खुद कारी को खुद ही मतलब ये
देखना होता है कि कौन सी चीज़ मेरे तबीयत के मुताबिक है और कौन सी चीज़ मेरे तबीयत के ख़िलाफ़ है। पूरी साइंस है, ये आपने पढ़ी है, आप इसको ज़ाहिर एलेबोरेट भी कर रहे हैं। ये हमारे लिए बिल्कुल नई इन्फॉर्मेशन थी। ये वोकल कॉर्ड्स के लिए जितनी मेहनत आप कर रहे थे और कर रहे हैं, डेफिनेटली ज़ाहिर इसको कंटिन्यू आपने करना है। किसी स्पेसिफिक या किसी पसंदीदा चीज़ का बॉयकॉट भी किया कि नहीं खानी ये? जी बिल्कुल, मतलब इंसान तो जो चीज़ उनको पसंद आए ना तो फिर वो खा लेता है, वो पीता रहता है। लेकिन आवाज़ के लिए ये है कि मिसाल के तौर अभी मुझे जो है ना वो बिरयानी छोड़नी पड़ी, वो इस वजह से कि वो बिरयानी में बहुत ज़्यादा मसाला होता है ना, तो वो फिर जब स्टमक में चला जाता है तो फिर उसकी वजह से वो इरिटेशन हो जाती है। बाद काफ़ी लोगों को ये चीज़ बिल्कुल महसूस ही नहीं होती। ये एसिड रिफ्लेक्स आवाज़ के लिए जहर है, ये मतलब ये इसको कोई नोट भी नहीं कर सकता। सही। अच्छा, तो आपका सबसे फेवरेट ऐसा कौन सा खाना था कि आपने कहा कि बस दिल पे पत्थर रख दिया? बिरयानी ही थी जो वो बता। बिरयानी थी? बिरयानी से मुतालिक मुझे समझ आई है इनकी गुफ्तगू से। वैसे पराठे भी होते हैं लोगों के। कारी साहब सिर्फ बिरयानी? जी मुझे बिरयानी पसंद है, लेकिन अब पसंद नहीं है। पसंद नहीं है। हलवा यही सुनते हैं ना, हलवा बड़ा पसंद होता है। तो कारी साहब आपको भी हलवा बहुत पसंद है? नहीं हलवा नहीं, नहीं, वो बस जिस खुराक में वो मसाला जात कम हो ना, वो मुझे पसंद है। वो ही आपकी आवाज़ के लिए भी बेहतर है। हलवा पसंद है। हाँ, वो कह रहे हलवा नहीं पसंद, लेकिन वो खुराक जिसमें मसाला जात कम हो, जिसके जो मिर्चें वो कम रखी जाएं। तो हमारे साथ आप वो एक और बात है कि वो जो नेचुरल जो हमारे फ्रूट्स वगैरह हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि इनमें जो तबीयती तौर पर जो नेचुरल तौर पे जो इनमें शुगर है और वगैरह है ना, वो आवाज़ के लिए बिल्कुल नुकसानदार नहीं है। वो बहुत ज़्यादा उसको विटामिन उसकी पूरे हो जाती हैं। और जो बाकी जो हलवा जो आप कह रहे हैं ना, तो उसमें फिर वो एक आर्टिफिशियल चीज़ है ना, तो फिर उसमें फिर वो म्यूकस बन जाता है गले में। सही। और जितना आप मीठा चीज़ खाएंगे, आर्टिफिशियल चीज़, तो वो गले में फिर वो खराबी आ जाती है। बिल्कुल, मैं यही बात करने वाली थी कि मीठा खाने से अक्सर औकात ही होता है कि आपके अल्फाज फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते। अच्छी किरत करने तो हलवा छोड़ने पड़ेंगे। मीठा छोड़ दिया, मीठा जो है उसको साइड पे आप कर दें, कम मिर्च वाली चीज़ें खाएं। तो कारी साहब हमारे साथ मौजूद भी और माशाल्लाह से 25 ममालिक के कारी, और ये वो मुकाबला जिसमें इन्होंने पोजीशन हासिल की। मैं चाहती हूँ आपकी मौजूदगी का हम फ़ायदा उठाएँ। कुरान पाक की आयात की तलावत मैं चाहती हूँ कि चंद आयात आपकी खूबसूरत आवाज़ में हम भी सुन सकें, हमारे नाज़रीन भी आपकी आवाज़ से मुस्तफ़ीद हो सकें। जी ज़रूर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب
ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين صدق الله العظيम। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। कारी हसन साहब बहुत शुक्रिया। इन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। कारी साहब आपका बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। कल मुलाकात होगी दोबारा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।